संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे अहम हिस्सा है, जो बताता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, अपने धर्म को मानने की आजादी, अपनी बात को रखने की आजादी, अवसर की आजादी और सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा। उन लोगों ने भारत के लोगों के नाम से ये संविधान बनाया। इसलिए आप देखें, उद्देशिका में संविधान प्रारंभ होता है, सबसे पहले शब्द हैं हम भारत के लोग, और फिर उसमें प्रीएम्बलमेंट में दिया गया कि ये संविधान अपने को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। तो टेक्निकली कह सकते हैं कि हम भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया, लेकिन वस्तुतः भारत के प्रतिनिधियों ने, भारत के नेताओं ने ये संविधान भारत के लोगों के नाम से बनाया। हमारे देश का संविधान कहता है कि देश में लोकतंत्र है, सीधे मतदाता चुनकर अपनी पसंद की सरकार बनाएंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चुने हुए सांसद संसद में बैठकर देश के लिए कानून बनाएंगे। संसद की दो सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता सीधे चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजती है, जबकि विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। संविधान कहता है कि संसद में जिस पार्टी का बहुमत होगा उसकी ही सरकार बनेगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या होंगे उसके अधिकार, कैसे होगा मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद के अधिकार क्या होंगे, ये सब कुछ बताता है संविधान। विभिन्न अंग हैं, जिससे कार्यपालिका, सरकार, विधानपालिका और न्यायपालिका, तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं किसी भी शासन व्यवस्था के या सरकार के। तो उन तीनों ऑर्गन्स की, उन तीनों अंगों की स्थापना करता है और उनके आपस में संबंध, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, विधानपालिका का आपस में क्या संबंध है उसका निरूपण करता है, और जनता के प्रति, जनता के साथ इन तीनों का क्या संबंध है उसका उल्लेख करता है। संविधान की संरक्षक है न्यायपालिका। देश में ऐसा कुछ ना हो जो संविधान से परे हो, संविधान के खिलाफ हो। ये देखना, ये सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर किसी को लगता है कि संसद या सरकार का कोई कदम संविधान के खिलाफ है, तो उसके लिए न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं। देश कैसे चलेगा, संविधान की अंदरूनी व्यवस्था कैसे काम करेगी, व्यवस्था के अलग अलग अंग आपस में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, ये सब कुछ संविधान में लिखा है। मसलन राष्ट्रपति कौन होगा, कैसे चुना जाएगा और उसके अधिकार क्या होंगे। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। आम हालात में किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार भी देता है। मसलन किसी भी इंसान को कानून की नजर में उसके जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जनता के क्या अधिकार हैं इस संविधान के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत, क्या जनता के अधिकार हैं, क्या जनता के कर्तव्य हैं। अगर जनता के अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी जनता का व्यक्ति, कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, वो सीधा, अगर मूल अधिकारों का हनन है तो वो सीधा उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। संविधान हर भारतीय नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी देता है। वो देश में कहीं भी आ जा सकता है,
बस सकता है, वो देश के किसी भी हिस्से में रोजगार कर सकता है। संविधान हमें धर्म की आजादी देता है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन संविधान हमें अपना कर्तव्य भी बताता है। संविधान कहता है कि देश का हर नागरिक संविधान का सम्मान करे, देश की संस्थाओं का पालन करे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान कहता है हम जाति, धर्म, भाषा और राज्य के आधार पर भेदभाव न करें। हम ऐसी प्रथाओं को खत्म करें जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। जब संविधान बना था तो क्या सोचते थे निर्माता? क्या उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि संविधान में संशोधन होंगे? जी हां, अंबेडकर और नेहरू ने तभी कह दिया था कि जैसे जैसे समय बदलेगा उसके मुताबिक संविधान में बदलाव करने होंगे। संविधान ड्राफ्ट करने के लिए संविधान प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में जो भी चर्चाएं और वाद विवाद होती है, उससे उन्हें यह विश्वास मिला है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान तैयार किया है वो देश में एक नई शुरुआत के लिए बहुत बेहतर है। यह काम करेगा क्योंकि यह कठोर है तथा लचीला भी। यह संविधान देश को शांति और युद्ध दोनों स्थिति में संभाल सकता है। Difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make. संविधान बनते समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान स्थायी नहीं होते, इसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। अगर हम इसे कठोर और स्थायी बना देंगे तो राष्ट्र का विकास रोक देंगे। संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि समय के अनुसार उसे अपने अनुकूल न बनाया जा सके। हमारा संविधान लचीला है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की बात संविधान में शामिल नहीं थी। महात्मा गांधी ने 1947 में लिखा था कि संविधान कैसे कुछ अच्छा कर पाएगा यदि गांव को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों की दिशा और विकेंद्रीकरण का जिक्र इसमें नहीं है। 46 साल बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज को संविधान में जगह मिली। 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 73वां संशोधन किया। पंचायतों को राज दिया और गांव को सीधे पैसा। क्या संसद बदल सकती है पूरे संविधान को? जी नहीं। संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार जरूर है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में इसे स्पष्ट किया था। तो क्या फिर कभी संविधान को बदलने की कवायद ही नहीं हुई? जी हां, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समीक्षा आयोग बनाया था। उन्होंने ये कहा था कि वक्त आ गया है कि संविधान को अब हम अलग नजरिए से देखें। जस्टिस वेंकट चलैया आयोग ने 58 संविधान संशोधन के सिफारिशों के साथ कुल 249 सिफारिशें की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। There is no proposal to amend the constitution or to frame any new law. संविधान में संशोधन करके मतदान की उम्र घटाई गई। इससे युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 61वें संशोधन के जरिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। उन्होंने इसके पीछे वजह दुनिया के कई देशों में 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार होना बताया है।
संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, पर क्या आरक्षण की भी कोई सीमा है? जी हां, सीमा तो है। केंद्र सरकार नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकती। लेकिन तमिलनाडु के मामले में दायरा बढ़ाया गया। दरअसल 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण से भेदभाव पर रोक का उल्लंघन होता है। नेहरू सरकार ने विशेष प्रावधान का संविधान संशोधन किया और पिछड़े वर्ग के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने का संविधान संशोधन कर दिया। संविधान ने इसे 10 साल तक के लिए मान्यता दी गई, लेकिन ये आज भी जारी है। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल से होती है। अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत भी वी द पीपुल ऑफ अमेरिका से हुई है और इसी आधार पर हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार है। संविधान हमें शोषण से रक्षा का अधिकार देता है। इसके तहत बाल मजदूरी और इंसानों की खरीद बिक्री को अवैध करार दिया गया है। संविधान के मुताबिक देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे। आह्वान करने पर देश की रक्षा करे। क्या बिना पक्ष सुने किसी की गिरफ्तारी अवैध है? जी हां, 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी अवधारणा को आधार बनाकर कहा कि किसी की स्वतंत्रता छीनने के लिए प्रक्रिया का उचित और निष्पक्ष होना जरूरी है। क्या संविधान से भी पहले कोई संविधान था? 1858 में ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी शासन को खत्म कर दिया था। ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन चलाने के लिए सबसे पहला कानून भारत शासन अधिनियम बनाया, लेकिन इसमें सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दिए गए थे। भारत की जनता के हक की कोई बात इसमें नहीं थी। हमारे संविधान को बनाने में कुल खर्च आया 6 करोड़ 40 लाख रुपए का। संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी उसके 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की कार्रवाई 165 दिन चली, जिसमें से 114 दिन बहस हुई। आज संसद की 1 घंटे की कार्रवाई को चलाने में 25 लाख रुपए खर्च होते हैं। हमारा संविधान मुश्किल दौर से भी गुजरा। सवाल उठा कि जनता सर्वोच्च है तो कानून क्यों नहीं बना सकती? जनता सर्वोच्च है, लेकिन संविधान के मुताबिक कानून चुने हुए जनप्रतिनिधि ही बना सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन में ये साबित भी हुआ। लाखों लोग जनलोकपाल लागू करने के लिए सड़कों पर जुटे। सरकार को झुकना पड़ा। जनता के नुमाइंदे भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए। संसद का तर्क था कि जनता सीधे कानून नहीं बना सकती। बड़ा कौन, संसद या सुप्रीम कोर्ट? संसद बड़ी है। शाहबानो मामले में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए नया कानून पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए एक है और शाहबानो अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। लेकिन राजीव गांधी सरकार ने नया कानून पास कर दिया। आज इसी कानून की वजह से मुस्लिम महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती हैं। मौलिक अधिकार बढ़े या सरकार, संविधान कहता है मौलिक अधिकार। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के वक्त आम लोगों के मौलिक अधिकार को दबाया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई। 10 दायित्व भी जोड़े गए हैं। अब मौलिक अधिकारों को कोई दबा नहीं सकता। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के बगैर राष्ट्रपति देश में आपातकाल भी घोषित नहीं कर सकेंगे।